बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक हफ्ते में आईएसआई के हेडक्वार्टर का दूसरा दौरा किया। तो वैसे तो वो ये है कि एक एक या दो क्या मतलब वो 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग कहानी है। मगर इतना ज़्यादा दौरा और इतना फ्रीक्वेंटली दौरे करने का की कोई ख़ास वजह होती है जिसकी वजह से जो है वो ये दौरा किया जाए। वरना तो ये है कि कभी महीनों में कभी कोई एक आधा दौरा कर लिया, वरना वरना तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पेश आती। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये है कि एक हफ्ते के अंदर 2 दौरे जो हैं वो आईएसआई हेडक्वार्टर के हुए हैं, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। तो और उन्होंने उन्होंने 2 अहम मामला, 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम मामला थे, तो उनके ऊपर जो है उन्होंने डिस्कशन की है और उसमें जो है क्या कहते हैं एक्शन भी लिया गया है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ वो ये है कि एज़ यूजुअल मरीम नवाज़, जो मरीम सफदर हैं बेसिकली, उन्होंने जो है वो फिर एक ऐसी बात कर दी जिससे जो है वो नवाज शरीफ को जो है बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। और उन्होंने जो है वो अपने नवाज शरीफ की जो है वो ज़िंदगी की ज़मानत मांग ली है। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, तो वो भी बाहर आ गए बड़ा विक्ट्री का निशान बनाते हुए। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एक और चीज़ है वो एफ ए टी एफ का आपको पता है कि ये अभी इजलास मतलब वहाँ पे चल रहा है। तो एफ जो है वहाँ उसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होना है और इस बात का जो है बड़ी शिद्दत से, बड़ी बेचैनी के साथ में इंतज़ार हो रहा है कि जी क्या फ़ैसला होता है। हालांकि पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत करके और बड़ी कोशिशें करके जो है एफ की 26 में से जो है 27 में से जो है और 26 नुकात जो है वो पूरे कर दिए हैं और 27वां भी पूरा होने वाला है। अब एफ को कोई ऐसा इखलाकी जवाब नहीं रहता कि वो पाकिस्तान को स्टिल जो है ग्रे लिस्ट में रखे। ब्लैक लिस्ट तो खैर आप भूल जाएं, वो तो खैर हो ही नहीं सकता चाहे कुछ भी कर लें। क्योंकि जो कुछ इनके एतराज़ात थे वो सारे एतराज़ात ख़त्म कर दिए हैं। यानी 27 में से 26 ख़त्म हो गए, एक रह गया और वो एक है वो सज़ाएं देने के ऊपर 100% अमल करने वाला। तो ये है और वो भी इसके ऊपर भी कानून साजी हो रही है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा बहुत जल्द। तो इस ज़मरे में जो है पाकिस्तान को अब किसी भी सूरत में जो है वो कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है कि उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाए, अब उसको वाइट लिस्ट में आ जाना चाहिए। तो लेकिन आपको मालूम है कि अब ये हो तो सकता है, मगर आपको मालूम है कि रीजनल जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है या जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, उसकी वजह से मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार लटका के रखेंगे और पाकिस्तान को अभी फ़िलहाल तो ये ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहे। ठीक है। और इसके सिलसिले में जो है वो भारत भी बहुत ज़्यादा लॉबिंग कर रहा है। उसकी भी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में तो रहे। ब्लैक लिस्ट तो उसको भी पता है कि नहीं हो सकता, लेकिन ये कम से कम ग्रे लिस्ट में रहे और वाइट लिस्ट में ना जाए। तो एक तो वो भी लॉबिंग कर रहा है, फिर उधर से फ्रांस के बारे में सुनने में आया, जर्मनी के अखबार ने लिखा है कि फ्रांस के जो सदर मैक्रोन वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकले। फिर अमेरिका को जैसे अभी फौजी अड्डे देने से मना किया, तो अमेरिका भी जो है वो उसको एक टूल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करेगा कि देखें जी, आप हमारी बात मानेंगे तो हम आपको ग्रे लिस्ट से निकलवा देंगे, वरना आप ग्रे लिस्ट में फंसे रहेंगे। तो देखें, अभी फिलहाल जो है पेरिस में एफ का इजलास वर्चुअली जारी है, तो एक आध दिन में जो है वो उसका फैसला भी आ जाएगा और पता चल जाएगा कि ये क्या होगा। लेकिन मैं आपको अपना तजिया ये बता रहा हूँ कि इस इजलास में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनकी हो गई है ज़मानत और उनकी ज़मानत हो गई है। उनके ऊपर केस ये था कि वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा थे और उसके साथ साथ जो है वो दुबई में जो है वो एक मजदूर की हैसियत से किसी कंपनी में काम भी कर रहे थे। क्या मेरे ख्याल में कोई इलेक्ट्रिशियन वगैरह का उनकी जॉब थी, जो कि पेपरों में ही होगी। तो वो उसका काम भी बना हुआ था, इस वजह से उनके ऊपर ये केस बना हुआ था कि भाई ये आप कैसे कर सकते थे। तो अब वो उनसे ही कहा गया कि अच्छा ठीक है, अगर आप वो काम करते थे तो वहाँ की कितनी तनख्वाह लेते थे उसके बारे में आप बताएं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो उन्होंने तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं बताया, वो क्या बताएंगे। तो वहाँ जिस कंपनी का हवाला था कि इस कंपनी में जो है वो जॉब करते हैं,
उस कंपनी से जब नैब ने रब्ता किया तो उन्होंने नैब को तो साफ साफ मना कर दिया कि हम आपको किसी किस्म की ना तो कोई तफसील देंगे और ना ही हम इस बात के पाबंद हैं। हाँ, अगर कोई जुडिशरी लेटर आता है हमारे पास, कोई कोर्ट से, आपके पाकिस्तान की कोर्ट से हमारे पास लेटर आता है, फिर हम जो है उसके ऊपर गौर करेंगे। इसी वजह से जो है ख्वाजा आसिफ का जो जो केस है वो इतना मजबूत नहीं बन सका, क्योंकि सही से कोई प्रूफ नहीं मिल सका कि ये असल में वहाँ पे क्या काम कर रहे थे, किस हैसियत से थे, किस मतलब कितनी तनख्वाह ले रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मतलब इतना इतना पक्का प्रूफ नहीं मिल सका। इस वजह से जहाँ हमारा अदालती निज़ाम आपको मालूम है वैसे ही बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, तो उन्होंने जो है उनको ज़मानत दे दी है। तो इसमें जो अदालती कार्रवाई हुई थी, तो जो उसमें ख्वाजा आसिफ के जो वकील थे, उनसे जब ये पूछा गया चले आप बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने जो है वो उनकी कितनी तनख्वाह उन्होंने ली है, तो उन्होंने ये बताया कि ख्वाजा आसिफ ने 8 करोड़ 70 लाख रुपए पाकिस्तानी वो वहाँ से कमाए हैं। तो जबकि वो अकामे के हिसाब से जो है वो एक इलेक्ट्रिशियन थे, एक मजदूर थे। तो एक मजदूर इतने पैसे अगर 2 साल के अंदर कमा ले, तो या जितने भी अरसे वो रहे थे तो उतने अरसे में वो कमा ले, तो फिर तो क्या बात है, फिर तो पाकिस्तान का हर मजदूर वहाँ पे जो है वो जाए और बस अमीर हो जाए। तो अब देखिए, ज़मानतों का मौसम है और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो है वो ज़मानतें ख़ासतौर पे नून लीग वालों को तो बड़े मतलब बांटी जाती हैं एक तरह से। इससे पहले जो है ख्वाजा साद रफ़ीक की भी ज़मानत हुई है, वो भी जो है बड़ा विक्टे का निशान बना करके जो है वो बाहर आए थे। ये भी विक्टे का निशान बना के बाहर आए। और बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस चीज़ को जो है ना अपने हक में इस्तेमाल करते हैं कि जनाब इनको जेल हो जाए या इनके ऊपर केस हो और ये केस से बरी हो जाए या ज़मानत हो जाए, तो उसको अपने हक में ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो ये लोग सबके सब आ जाते हैं और फिर उसी चीज़ को जो है कैश कराते हैं कि देखें जी हमने जमहूरियत के लिए जो है वो जेलें काटी हैं, हमारे पास झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हमारे ऊपर और हमने जो उनको फेस किया और लेकिन कुछ सबूत नहीं मिले। हालांकि ये सब कुछ जानते हैं कि हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम कैसा है। हमारे यहाँ अगर अदालती निज़ाम अच्छा हो जाए तो ये तो इनके तो खुले ओपन एंड शट वाले केस हैं, इनको तो सज़ा हो ही हो। बहरहाल ये तो हो गया ख्वाजा आसिफ साहब का। अब आइए मरीम नवाज़ साहब। मरीम नवाज़ जो हैं वो उन्होंने एक बयान दिया। उनसे किसी साफ़ी ने पूछा कि जी वो नवाज़ शरीफ साहब जो है वो कब आ रहे हैं पाकिस्तान, तो उन्होंने ये कह दिया कि जी नवाज़ शरीफ की जो है वो ज़िंदगी की ज़मानत दे दें तो पाकिस्तान, मैं उनको आज शाम को ही बुला लूँगी। यानी अब आप ये देखें कि इससे जो है ये बात सच साबित हो रही है कि नवाज़ शरीफ साहब जो कोई बीमार शिमार नहीं है, बल्कि वो वहाँ पे मज़े से जो है रह रहे हैं, निहारी पाए खा रहे हैं, पोलो का मैच देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी वो झूठ बोल के पाकिस्तान से गए हैं। ये इनके इस बयान से एक ज़रा सी बात से जो है वो साबित हो रहा है। अब मसले की बात यह है कि भाई अगर वो बीमार नहीं है, वो तो आप तो बोलते हैं वो सफ़र ही नहीं कर सकते, फिर आप कैसे बुला रहे हैं उसको? ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ज़िंदगी की ज़मानत दे देता है, वो कैसे आ जाएंगे? नहीं आ सकते बकौल तुम्हारे कि सफ़र नहीं कर सकते। एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम शाम को बुला लेंगे अगर ज़िंदगी की ज़मानत दी जाए। तो भाई पहली बात तो ये कि ज़िंदगी की ज़मानत आप मांग किससे रहे? पहले तो आप ये खुल के बताएं ना कि आप मांग किससे रहे और क्यों ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहे हैं। नवाज शरीफ को कोई फांसी की सज़ा तो नहीं हुई थी, 7 साल की कैद हुई है, ठीक है, फांसी तो नहीं हुई है, तो फिर ज़िंदगी की ज़मानत मांगने का क्या मतलब हुआ? तो बेसिकली ये चीज़ है कि ये इनको झूठ बोलने और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में आता है कि इस तरह से जो है इनका झूठ पकड़ा गया है और ये अदालतों को जो है वो धोखा दे करके बाहर भाग गए हैं। पर अदालत ने जो है वो उनका जो अपील थी कि उनका जो केस है उसको सुना जाए उनकी गैर मौजूदगी में, उसको रिजेक्ट कर दिया है। और साफ साफ अदालत ने कहा है कि वो नवाज शरीफ एक भगोड़ा है, एब्सकाउंडर है, और वो जब तक के आकर के पेश ना हो तो हम उनका केस जो है वो नहीं सुनेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब हम आते हैं जनाब जो इमरान खान साहब ने जो 2 अहम दौरे किए हैं, तो अभी जो इन्होंने दौरा किया है बुध वाले दिन, तो उसमें उन्होंने जो है वो उसमें जो हमारे जो फौजी सरबराहान हैं तीनों अफवाज के, वो नहीं शामिल थे। तो कमर जावेद बाजवा साहब जो थे, जो जर्नल हैं, तो उन्होंने वो इसलिए नहीं शामिल थे क्योंकि वो गैर मुल्की दौरे पे रहे हैं, अज़रबैजान और तुर्की के दौरे पे हैं, तो वो नहीं थे। 12 वो जब वापस आ जाएंगे तो उनको ब्रीफ कर दिया जाएगा। लेकिन DGISI उसमें थे और दूसरी जितने भी पाकिस्तान के अंदर खुफिया एजेंसीज हैं उन सब के सरबराहान मौजूद थे वहाँ पे। तो
मैंने 2 फैसले किए गए कि एक तो ये कहा है कि भाई जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं तो वो आपस में अपने ताउन बेहतर से बेहतर करें, एक दूसरे के साथ में ताउन करें, एक दूसरे को इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। तो एक तो ये फैसला है, और दूसरे ये है कि हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी में जो है वो इंटेलिजेंस इदारों के लोग भी होंगे, और हुकूमत के जो वज़रा हैं, 2 शेख रशीद और फवाद चौधरी साहब, ये भी उस कमेटी के अंदर होंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इस में जो मेन जो चीज़ जो थी वो सबसे मेन है, आपका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बहुत ही कड़ी नज़र रखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा गौर से वो देख रहा है उन हालात को कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और एक एक लम्हे को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही, पाकिस्तान की सलामती के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इसको अहमियत दी जा रही है कि इसके ऊपर नज़र रखें। तो इसीलिए जो है वो ये कमेटी बनाई है इमरान खान साहब ने, और ताकि वो जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर भी नज़र रख सके, और अफ़गानिस्तान के मामलात पे बिलखुसूस और अंदरून मुल्क के मामलात पे भी बिलूम जो है वो नज़र रखे, और प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है उसकी पल पल की खबर जो है वो दी जा सके। क्योंकि अफ़गानिस्तान का मामला ये है कि क्योंकि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी जो है वो निकल रहे हैं, तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा मामला पेश आ जाए कि पाकिस्तान को जो है वो नुकसान हो, जो पहले ज़माने में जो नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है वो चीज़ जो है फिर से हो, और फिर उसमें से निकलने में पाकिस्तान को मुश्किल पेश आए। और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि चाइना की सरमायाकारी, क्योंकि चाइना के जो बहुत सारे लोग जो हैं वो सरमायाकारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं पाकिस्तान में, सरमायाकारी कर रही हैं, तो उनको सिक्योर बनाना है, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर बनाना है। और इसमें बहुत सारी सेलुलर कंपनियां वगैरह हैं, और ऑटो की कंपनियां वो भी हैं। तो ये मामलात थे जिनको इमरान खान साहब ने जो है आज ISI के हेडक्वार्टर में डिस्कस किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।